अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर पानी के कहर में डूबा हुआ है। हजारों एकड़ फसलें तबाह, सैकड़ों बस्तियां डूब चुकी हैं। पंजाब के बाद सिंध भी सैलाब की लपेट में है। दरियाई सिंध की बेरहम मौजें, बैराजों पर बढ़ता दबाव, कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। जलालपुर पीरवाला की बात करें तो इसके करीब मोटरवे का एक हिस्सा पानी बहा ले गया है। ये तरक्की और बुनियादी ढांचे के ख्वाब की हकीकत है जो नजर आ रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक सिर्फ इस सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। सोचने की बात यह है कि पूरे मुल्क को कितना नुकसान पड़ेगा। एक तरफ वजीर आजम बिजली के बिल माफ करते हैं तो दूसरी तरफ वजीर आला सिंध ये दावा करते हैं कि तैयारी उनकी मुकम्मल है। मगर सवाल यह है कि क्या रियासत के मनसूबा साजों ने कभी पेश हिकमत अमली पर गौर किया है या सिर्फ हम इमरजेंसी इकदाम पर ही गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है कि आखिर कब तक हम सैलाब को महज कुदरती आफत मानकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालते रहेंगे। क्या पाकिस्तान कभी मौसमियाती तब्दीली और आबी बहरान के खिलाफ एक मौसर और पायदार हिकमत अमली बना पाएगा, या फिर हम आने वाले हर सैलाब में यूं ही अपने लोगों को पानी के रहमो करम पर छोड़ते रहेंगे? ये वो सवालात हैं जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जनाब इसराइल के बढ़ते हुए मजालिम की। दोहा में इस वक्त इस्लामी सरबराही इजलास जारी है। हंगामी तौर पर यह इजलास बुलाया गया। 2 अरब मुसलमानों की नजरें इस इजलास पर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यह कहा है कि अगर इसराइल के खिलाफ वाज़ेह रोड मैप ना दिया गया तो यह अफसोसनाक होगा। सवाल यह है कि क्या ये इजलास एक और महज तकरीरी मेला बनकर रह जाएगा या वाकई मुस्लिम दुनिया कोई मौसर हिकमत अमली तय करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शरीक हैं। कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान की अगर अब बात करें तो अरब इस्लामी टास्क फोर्स की तजवीज़ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। ईरान ने मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने की बात की है। लेकिन सवाल यहाँ पे भी यही है कि ये तजावीज़ अमली इक़दामात में आखिर कब बदलेंगी? क्या मुस्लिम ममालिक अपनी अपनी मईशत, सियासी इख्तलाफात और ज़ाती मफाद को एक तरफ रखकर मुत्तहिद होंगे? ये सबसे अहम सवाल है कि क्या मुस्लिम दुनिया वाकई एक अरब नेटो, एक मुश्तरका कुव्वत बना पाएगी या नहीं। इन सवालों के जवाबात तलाश करने, इनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम सैलाबी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं तो इसके लिए दावत दी है हमने डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को, जो सेक्रेटरी इमरजेंसी रेस्क्यू पंजाब हैं। इसके साथ साथ मसूद रजा साहब, एंकर एंड एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर ज़ैनब नईम, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी पंजाब के दरियाओं की जो करंट सिचुएशन है वो आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, और इसके साथ साथ मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सर, क्या तैयारी है इसके लिए? जी, आई थिंक पूरा सैलाब के लिए बाकायदा एक तैयारी का अमल है, जिसके अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 एक्सरसाइजेज जो है 15 जून से पहले की जाती हैं, जिसमें इक्विपमेंट और बाकी सारी चीजों को चेक किया जाता है। लेकिन इस बार जो सैलाब आया, हमने पिछले जो सैलाब देखे वो एक दरिया में आता था, बस इंडस में आया, 2010 में था, फिर 2014 के अंदर था, फिर 2 साल पहले सतलुज में आया। तो ये एक जो इस बार आया है ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जहाँ पे यक वक्त 3 दरिया जो है वो सुपर फ्लड की सिचुएशन में चले जाएं। और इसकी वजह से आई थिंक एक जिस दिन हमें वार्निंग मिली है उसी दिन फौरन जो फ्लड की कैबिनेट कमेटी मीटिंग हुई, उसके अंदर ये असूली फैसला किया गया कि सबको हमने टाइमली इवैक्यूएशन को इंश्योर करना है फ्रॉम दी दरिया का जो बेड का एरिया है वहां से, ताकि कोई भी डेथ्स जो है इस तरह से ना हो। और उसकी वजह से अब तक जो अगर मैं आपको बताऊं कोई 2.5 मिलियन 25 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वहां पे टाइमली इवैक्यूएशन कराई गई, 20 लाख से ज्यादा जानवरों को निकाला गया। और ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का ऑपरेशन हुआ जिसमें 1500 से ज्यादा बोट, जो लोग अभी निकले नहीं, कुछ लोग छुप गए, निकलना नहीं चाहते थे। और स्पेशली हमें साउथ में बहुत बड़ा चैलेंज आया जहाँ पे लोगों ने निकलने से इनकार किया कि जी हमने इतने स्टाफ देखे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे नहीं निकलने की जरूरत, इतना पानी आएगा तो फिर हम जाएंगे, और एंड में वो फिर फंसे। तो उन लोगों को भी हमने कोई तकरीबन 3.5 लाख लोगों को जो है वहां से निकाला। और इस वक्त हम रिलीफ का ऑपरेशन जो है उसमें 60,000 से ज्यादा लोगों को जो है वहां तक, जो लोग नहीं निकलते या जो आइलैंड्स बन गए जिनको चारों तरफ पानी आया, वहां पे भी उनको खाना और बाकी चीजों की जो है जो भी रिलीफ आइटम्स हो सकते हैं उनको पहुंचा रहे हैं। मुझे ये भी बता दें कि इवैक्यूएशन का अमल तो आपने कर लिया, लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मानसून का स्पेल अब नहीं आएगा मजीद, तो क्या वो लोग जो इवैक्यूएट हुए थे वो वापसी भी उन्होंने इख्तियार की? और इसके साथ साथ ये कि ये स्पेल कितना तगड़ा होगा, क्या इसके लिए प्रिपरेशन है?
जी, अगर आप देखिए, ये देखिए ऊपर जो आया सबसे पहला तो अगर आप है ना, जहाँ से अगर आप देखें चुनाव देखें तो हमारा सियालकोट से जब शुरू होता है उसमें तीनों नाला लई, नाला जो उसके बाद नाला पलकू, नाला एक, नाला डेग, जो तीनों इकट्ठे बैक वक्त जिस तरह से चले, उधर हमारा फिर पिंडी में जिस तरह से नाला लई ने किया, और वहां पे जो अनप्रेसिडेंटेड चकवाल में फिर बारिश हुई साइमल्टेनियसली, उसने एक बहुत बड़ा जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया। लेकिन नाले जिस तरीके से तेजी से आते हैं उसी तरह से वो रिसीड भी कर जाते हैं। तो वहां पे अब ग्रेजुअली सिचुएशन जो है वो सेटल डाउन होती चली गई है, और उसके बाद अब जो नीचे हमने सारा देखा वहां से क्लियर होता जा रहा है। जो कुछ एरियाज हैं जो लो लाइंग एरियाज थे वहां पे पॉन्डिंग कुछ अर्सा रहेगी, वहां से क्लियर हो रहा है। वहां पे अब असेसमेंट्स कर रहे हैं कि जो है वो क्या अब उसके बारे में किया जाए, बिकॉज लेकिन ये एक हमें समझना है अब ये एक न्यू नॉर्मल होगा जहाँ पे हम इस किस्म की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमें रिवर बेड है याद रखें, और ये खास तौर पे पहाड़ी दरियाओं के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वहां पे आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा, उसके रास्तों को खुला रखना होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है, हमारे पास क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट ज़ैनब साहिबा भी मौजूद हैं। ज़ैनब, हर साल सैलाब आता है, हर साल तबाही होती है, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि जो ये असरात हैं इसके, ये देर पा भी रहेंगे, और इन असरात को अगर हमने रोका नहीं तो मज़ीद इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। हमारी पॉलिसी क्यों नहीं बनती है, और आपको लगता है कि इस साल के बाद पॉलिसी मेकिंग में तेज़ी आएगी और पॉलिसी बनाना नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, ये बात तो 2022 के बाद ही नागुज़ीर हो जानी चाहिए थी कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और 2022 का भी जो सैलाब का ट्रेंड था वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, अनयूजुअल था, वो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो ज्यादा अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग हमने देखी थी। दरियाई सैलाब के ट्रेंड से हम जरा मूव कर गए थे, यानी बहुत शदीद बारिशें, जिसके बारे में कहा जाता है मानसून ऑन स्टीरॉइड्स, इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी। बात यह है कि अभी इस सैलाब ने आपका GDP 0.33% डिक्लाइन कर गया। आपकी एक्सपोर्ट जो है, आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो गई क्योंकि कॉटन क्रॉप खराब हो गई, आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपका इन्फ्लेशन रेट 7.22% बढ़ जाएगा अगले फिस्कल ईयर में। आपकी सब्जियां, दालें और ये जो गंदम है ये कितनी महंगी हो गई, आपके लिए बहुत बड़ा सोशल इशू बन गया, क्रिएट हो गया आपके मुल्क में। तो अगर अभी भी पॉलिसी मेकिंग उस लेवल की नहीं होती, हम अभी भी देखें, अभी हम तैयारी करेंगे, अगले साल फिर एक्सपेक्टेड है कि मानसून अर्ली आएगी, डिजास्टर मजीद हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमारी तैयारी से आने वाले चंद सालों में हम कुछ तो इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक हम लोग खुद इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, देखिए किसान आपका तबाह हो गया, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी आपकी है ही नहीं किसान के लिए कोई, आप क्लाइमेट अडेप्टेशन को लोकल लेवल पर लेकर ही नहीं जा रहे, और आप अभी भी कह रहे हैं तैयारी। हमारी कैसी तैयारी है? क्या हमारा अगर आप स्टेप वाइज बता सकें कि आप पॉलिसी मेकिंग और इसके अलावा दीगर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से मेजर्स हैं जो हमें फौरी तौर पर उठाने की जरूरत है, और हमने स्टार्ट कहां से करना है? देखिए, सबसे पहले आपको ना डिस्ट्रिक्ट लेवल से वल्नरेबिलिटी प्लानिंग करके आपको अडेप्टेशन प्लान बनाना होता है, और उसके लिए आप सूबों से उनके टारगेट्स मांगे कि क्या टारगेट है। इस तरह आपके अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी इंश्योर होगा, अडेप्टेशन प्लानिंग। उसके अलावा आपको ये देखना है कि आपकी वाटर गवर्नेंस इस वक्त, क्योंकि आपके साथ जो नेबरिंग कंट्री है वो आबिजारियत करता है और वो हमेशा करता रहेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या डैम जरूरी है, क्या बंद होने चाहिए, क्या ये सारी प्लानिंग अभी की है। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपकी ज़राअत तबाह हो रही है, तो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, सोइंग सीजन चेंज हो गया आपका, आपको किसानों के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेकर आनी है ताकि आपकी मईशत की हड्डी महफूज रहे, ये चीजें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हाउसिंग पे और अर्बनाइजेशन पे, ताकि इस चीज का आपको हेल्प आउट हो आगे, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग इज वेरी कॉमन नाउ। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं बड़े टू दी पॉइंट हैं, और अगर मेरे ख्याल में इन्हीं को फॉलो कर लिया जाए तो काफ़ी बेहतरी हो। मसूद, पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, इसको कौन पूरा करेगा? वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के बिल तो माफ़ कर दिए हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। कौन पे करेगा? वही पे करेगा जो नाकिस मनसूबाबंदी के साथ बिजली के घर लगने वालों के बिजली के बिल जो पे करता है, वही पे करेगा जिसकी गैस आप कतर से खरीदते हैं, और जितनी खरीदते हैं उतनी ही गैस आपके सिस्टम से चोरी हो जाती है, तो वही पे करेगा। वही पे करेगा जो पे करता चला आया है। एक सारिफ पे करेगा, या फिर हमें आदत है, बड़ा आसान तरीका है कर्जे ले लेने का। 16 महीनों में गुज़िश्ता हमने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए, 13 अरब डॉलर से, 13 खरब डॉलर से ज्यादा कि हमने कर्ज, 13 खरब रुपए से ज्यादा कि हमने कर्जे ले लिए।
तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 8,000 गुना ज्यादा से इजाफा किया है हमने 16 महीने में कर्जे लेने में। तो हम मजीद कर्जा ले लेंगे तो कौम भुगतती रहेगी, कौम पे करती रहेगी फिर उसके बाद। तो प्लानिंग की जहां तक अभी बात हो रही थी ना चमेलिया, आप क्या समझती हैं 25 करोड़ की आबादी का मुल्क बगैर प्लानिंग के? हर तरह की प्लानिंग मौजूद है, हर तरह का कि हम सिग्नेटरी हैं सस्टेनेबल फिर डेवलपमेंट मसूद साहब, प्लानिंग अगर मौजूद है तो ये सेक्टर हमारी प्रायोरिटी नहीं है? जी, पॉलिटिकल विल नहीं है, सही, हमारी कभी जरूरत ही नहीं रही। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम जो बड़े वडेरे जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, अगर हमारी जमीनें हैं तो पानी तो हमें प्रायोरिटी पे मिलता है और खाद भी हमें सबसे पहले मिलती है, बाकी चीजें भी हमें सबसे पहले। मुश्किल तो उस छोटे किसान के लिए ना जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। तो बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, वडेरे, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, इनको ये मैटर नहीं करता। इनको तो अच्छा है, सैलाब आ गया, फसल गई, कोई बात नहीं, जो कर्जा लिया हुआ था वो भी माफ, जो सामान खरीदा था उस कर्जे पर वो भी माफ, आगे सब्सिडी भी मिलेगी, आगे मराद भी मिलेंगी और फिर आगे लगा लेंगे जो करना होगा। अभी का नुकसान सबका पूरा हो जाएगा। तो ये निजाम हमारे यहाँ जो है ना एडहॉक निजाम पर गवर्नमेंट चलाने का यही चल रहा है, वरना हर तरह की प्लानिंग भी मौजूद है। हमें बस सब पता है, हमें डैम कहाँ चाहिए, हमें बिजली घर कैसे चाहिए, हमें किस तरह का आबी निजाम चाहिए, हमें सब पता है। हमें पता है कि हमारी पानी की जरूरत कितनी है, हम कितना जाया कर देते हैं, हमें सब पता है, लेकिन हम करते नहीं है। करते नहीं है तो इसका मतलब पता है कि क्या है, लेकिन हम उसका इलाज नहीं करते। डॉक्टर रिजवान, जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का एक हिस्सा में बह गया है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है और क्या सारा पानी जो सिंध की तरफ जाना था वो जा चुका है? पंजनत के मकाम पर क्या पानी का बहाव जो है वो अब बेहतर हुआ है, पानी की सतह कुछ बेहतर हुई है सर? जी डेफिनेटली कम होना शुरू हो गई है और ये है कि मोटरवे का पूरा हिस्सा नहीं बह गया, ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने एक साइड पे जो ब्रीच किया था, बाकी छोटा सा एक साइड पे एक कुछ थोड़ा सा पोर्शन इफेक्ट हुआ, उसका रिपेयर वर्क जारी है, वो आई थिंक वो हो जाएगा। बट डेफिनेटली पानी अब रिसीड कर रहा है और इंशाल्लाह तो जैसे ही अब ये पानी चला गया नीचे तो डॉक्टर साहब मुझे ये भी समझाएं, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि इवैक्यूएशन का अमल, लाइक रेस्क्यू का अमल ज्यादा मुश्किल होता है या उसके बाद रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है? देखिए जी, तीन है। पहला तो है ना, इंसानी जिंदगी बचाना आपकी अव्वलीन तरजीह है, सही, ठीक है ना। तो वो टाइमली उसके लिए रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और फिर उसके बाद जो लोग नहीं निकलते और जो सबसे बड़ा चैलेंज भी आया, लोग निकलने को तैयार नहीं थे, तो ये जो साउथ के अंदर आया तो उनको फिर वहां पे निकालना, किश्तियों में निकालना 3.5 लाख लोगों को, ये छोटा काम नहीं था। दिन रात रेस्क्यूअर्स ने काम करके उनकी जिंदगियां बचाई। अब ये है कि जब वो वापस जाएंगे, कुछ लोगों के घर जो मुनद्दम हुए हैं या कुछ और, उनको वो और कुछ जो बिल्कुल मेन बेड के अंदर है उनको हमें रिलोकेट करना, ये अब चैलेंज होगा। ताकि वहां पे, क्योंकि आप भूल गए थे हम 2 दरिया, आपको याद होगा, रावी तो ऐसे बन गया था जैसे अब नाला है। तो ऑब्वियसली जब वो इस तरह सिचुएशन हो जाती है तो उसमें फिर लोग भी आबाद होते हैं। ये सारी दुनिया में एक प्रोसेस चलता है। इसी तरह से आपका सतलुज भी जो था वो भी हम भूल गए हुए थे, 2 साल पहले वहां पे फ्लड आ गया। तो ये अब चैलेंजेस हैं, उनको हमें फेस करना है और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग के लिए बाकायदा कमेटी बना दी है वज़ीर आला पंजाब ने भी, तो इसके ऊपर बड़ा क्लियरिटी है। और इसी तरह से ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में भी आप देखिए, जो भी दरिया या नाले वहां पे थे, दरिया जो पहाड़ी दरिया है, उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा। और वहां पे कोई भी चीज आप बनाएंगे, जिस वक्त वो आएगा तो आपने डिवास्टेशन देखी है ऊपर, तो इस चीज के ऊपर डेफिनेटली जो है वो अब प्लानिंग है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दरियाओं को हमें रिस्पेक्ट करना होगा, चाहे दरिया जो है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं लेकिन वापस वो जरूर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब बहुत ज्यादा एक्टिव है, पंजाब का जो रेस्क्यू का अमल है वो भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहा है। तो क्या कोई पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी बात हो रही है तजावुजात के लिए, और इस तरह से जो गैर कानूनी तौर पर दरियाओं के रास्ते में कंस्ट्रक्शन हुई है उस लिहाज से? जी, आप अगर क्लियरली देखें शहरों में भी आज तक तजावुजात के ऊपर इस तरह का क्लियरेंस ऑपरेशन नहीं हुआ था पंजाब में। इसी तरह से जो दरियाओं के ऊपर भी है, जो भी ऐसे लोग होंगे और जो भी हमारा दोस्त में 2 टाइप के लैंड्स हैं, कुछ लोगों के हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, जहां पे भी है उसको टोटली क्लियर कराया जाएगा। और उसमें से जो भी जो मेन रिवर बेड में बैठे हैं उनको ऑब्वियसली वो उसके लिए प्लान करना है और उसको क्लियर करना है। अगर उन्होंने वहां पे रहना है, कोई आइलैंड ऐसे हैं, उनके फिर अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट देनी है। लोग होते हैं आइलैंड में भी होते हैं जो कि रहते हैं, तो उस तरह से फिर उनके लिए लेकिन प्रॉपरली उनको प्लान करना होगा ताकि उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल
हो और वहाँ पे जो प्लानिंग करें वो सेफ और सस्टेनेबल हो, ताकि ये चीज को यकीनी बनाया जाए। तो अगर ये चीजों को सही तरह से प्लान कर लें और फिर क्रॉप के पैटर्न को भी हमें प्लान करना होगा कि जब 1 महीना है, 1.5 महीना जिस वक्त बारिशों का आता है उस वक्त आप ऐसी चीजें ना लगाएं और उसके अंदर जो है उसको अकॉर्डिंगली फिर हमें मैनेज करना होगा। तो ये अगर हम चीजों की एहतियात करेंगे और सारी चीजें, तो बहुत मौसर अंदाज से इसको जो है सारे को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लानिंग जो है हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, मैं आपसे वसाइल के हवाले से भी बात करना चाहूंगी, लेकिन डॉक्टर ज़ैनब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, आपने जो लास्ट पॉइंट बताया था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आप प्लीज जरा इसको एक्सप्लेन करेंगी कि ये स्ट्रेटजी बनाते हुए हमें इन्वेस्टमेंट की कहां से जरूरत है, कौन कौन से लोग इस स्ट्रेटजी में शामिल होने चाहिए, और दूसरा ये डॉक्टर ज़ैनब, जो बाहर से हमें एड आती है उसका एक्चुअली क्या मकसद होता है? वो एड क्या होती है? वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग के में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो एड जो है वो सिर्फ एट अ टाइम हम सैलाब ज़दगान के लिए यूज करते हैं? देखिए, मैं इसको अगेन दोनों फ्रंट्स पे एक्सप्लेन करती हूँ, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक फ्रंट पे आपका पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट कहता है कि आपको क्लाइमेट चेंज फंड आपको एस्टैब्लिश करना चाहिए, और उसमें आप अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को टैप करते हैं, जिसमें आपका ह्यूमैनिटेरियन रिसोर्स है, डेवलपमेंट रिसोर्स है और प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, और उसको आप इस किस्म के जब मामलात हो जाएं या सानिया हो जो फ्लड जैसा, तो आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं जब तक आपको बाहर से एड नहीं आती। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं जिसमें आप रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट इनवाइट करते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप अपने मुल्क में प्रायोरिटाइज करते हैं। लेट्स जस्ट से पाकिस्तान की प्रायोरिटी अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन किस सेक्टर में, क्या अर्बन अडेप्टेशन चाहिए, एग्रीकल्चर में, वाटर में, उस कॉन्टेक्स्ट में आप प्राइवेट सेक्टर को ऑनबोर्ड करके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भी शामिल है उसको ऑनबोर्ड करके बैंकेबल प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, और उसको आप पिच करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, रीजनल इन्वेस्टर्स को, ताकि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए इस मद में, और आप अपनी क्लाइमेट डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करते हैं रीजनल लेवल पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी होती है, इसीलिए हमारा रिस्पांस इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त बहुत लैक कर रहा है, क्योंकि हम लोग किसी स्ट्रैटेजी के तहत नहीं अपना केस पिच कर रहे, और इसीलिए हमें रेपरेशंस नहीं मिल रही। याद रखिए, पाकिस्तान को एड नहीं, पाकिस्तान को रेपरेशंस चाहिए, जो कि पाकिस्तान जैसे हर उस मुल्क का राइट है जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है। तो यहाँ हमें कुछ स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है, जो अभी हमने नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम अपना केस इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मसूद, सिंध की सूरत हाल का भी जायज़ा ले लेते हैं। पंजाब से पानी दाखिल हुआ है, सिंध वाले कह रहे हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। दरियाए सिंध में इस वक्त क्या सिचुएशन है, और कराची में जो बारिशें हुई उसके बाद हमने देखा कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो दावे बिल्कुल हवा हो गए, और वो दावे बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे बड़े बड़े वादे पहले किए जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। सिंध की सिचुएशन क्या है? जवेरिया, देखें, ये बारिशें वगैरह इस तरह की चीजें जो है ना, पानी आता है उतर जाता है, उस दौरान जो मुश्किलात होती हैं वो लोगों को फेस करनी होती हैं, उससे हमारा माली नुकसान भी होता है, उसमें जानी नुकसान भी होता है, और वक्त के साथ साथ फिर वो फिजल आउट हो जाती हैं चीजें, लोग भूल भाल जाते हैं। तो सिंध में पानी आएगा, अल्लाह करे कि सब खैर रहे। अभी तक जो इत्तलात हैं वो तो ये कि दरिया छलक रहे हैं, तो आसपास की जो आबादियां हैं, जो लोग दरिया के पेट में या उसके किनारे रहते हैं, तो उनको नुकसान हुआ है, कहीं कुछ सड़कों वड़कों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ आते आते पानी इतना ज्यादा उसमें नहीं है जोर कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो, तो गुजर जाएगा। जहां तक कराची में बारिशों की बात है तो वो आपके सामने ही है। कराची दुनिया का लीस्ट लिवेबल सिटीज में एक शहर है, और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग और पॉलिटिकल विल की जरूरत है। मैं प्लानिंग से ज्यादा कहूंगा, अभी जैसे डॉक्टर साहब अभी गुफ्तगू कर रही थी, पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल विल की जरूरत है। हमारी विल ये तो होती है कि हम ऑरेंज फ्रेम बना दें 250 अरब की लागत से, लेकिन हमारी ये कभी प्लानिंग नहीं होती कि हम अपने दरिया की दोनों तरफ जो है पुश्तों को मजबूत करें, उन्हें पक्का बनाएं, ताकि एक हद मुकर्रर हो कि इसके बाद आप घर नहीं बना सकते। हम टाउन प्लानिंग पे तवज्जो नहीं देते, हम सोशल सेक्टर पे अपनी तवज्जो नहीं देते, तो हमारी पॉलिटिकल बिल नहीं होती है। वही पॉलिटिकल बिल अभी भी मुझे लैग करती नजर आ रही है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना चाहिए। देखिए, पिछली दफा भी हम गए थे। अच्छा मसूद, मुझे ये बताएं कि हमारी जब बात भी हुई और हम सुनते भी हैं कि कराची में ड्रेनेज का इशू जो है वो बहुत बड़ा है। ये वाला मॉनसून हमें ये कहा गया कि ये मॉनसून तो गुजर जाएगा, फिर हम प्लानिंग करेंगे। आपको लगता है कि नालों की सफाई और कराची में ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई अमली तौर पे इकदाम होंगे, और अगर होंगे तो कितने आसान है ये, और अगर नहीं होंगे तो कितने मुश्किल है ये करना?
लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब गवर्नमेंट को कुछ करना होता है तो गवर्नमेंट कर लेती है। गवर्नमेंट का एक मंसूबा है जिसे S3 कहा जाता है, वो ड्रेनेज का ही मंसूबा है, और वो जो K4 मंसूबा आप सुनते हैं ना पानी का, उसके साथ शुरू हुआ था। सालों गुजर गए, दहाइयां गुजर गई, वो मंसूबा मुकम्मल होकर नहीं दे रहा है। एक सफेद हाथी बना हुआ है, उसके प्रोजेक्ट पे हर दफा पैसे एलोकेट होते हैं और वो खर्च भी हो जाते हैं, वो मंसूबा कहीं नजर ही नहीं आता। तो करप्शन है, बदइंतजामी है, ये तमाम मामला है, इनको करना हो, जब हुकूमत को करना होगा। मसूद, वही जो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। हमारे पास प्लान्स भी हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजीज भी हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि हमारी विल नहीं है। डॉक्टर ज़ैनब, आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूँगी। एक सवाल तो यही कि इंटरनेशनल पे हम अपना केस किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और दूसरा डॉक्टर साहिबा, हम 2 एक्सट्रीम कंडीशंस देखते हैं। एक हम देखते हैं कि मुल्क में पानी की किल्लत है, दूसरा हम देखते हैं कि बारिश और सैलाब के बाद पानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हमने अब क्या करना है कि हम बैलेंस कर सकें इसको? पहले आपका पहला सवाल कि इंटरनेशनली हमारा केस वीक जा रहा है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हमेशा हम एक नैरेटिव रखते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन कम है और क्लाइमेट जस्टिस, लेकिन हम कुछ नैरेटिव स्किप कर जाते हैं। यानी डेटा की बेसिस पे, साइंस की बेसिस पे, लॉजिक की बेसिस पे हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई, किस डिजास्टर की वजह से हो रही है जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड है, और हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी कितनी है कि हम उसको कोप अप कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने कितना काम कर लिया। इसकी बेसिस पे आप जाते हैं पहले रीजन में आप एंगेजमेंट करते हैं, ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, मल्टी क्राइसिस डिप्लोमेसी, आप क्लाइमेट पे एंगेज होते हैं कंट्रीज के साथ। उसके बाद आप ब्लॉक्स पे जाके कॉप जैसे इंटरनेशनल फोरम्स में अपना केस रखते हैं और उन ममालिक को भी पकड़ते हैं जिनकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। और फिर आपके पास लास्ट फोरम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अब ये कह चुका है कि अगर किसी मुल्क की वजह से किसी दूसरे मुल्क में तबाही होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो एक मुल्क उसको सू कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जा सकता है। ये हमारा बेसिक राइट है, ये डिसीजन था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर सेकंड क्वेश्चन, देखिए वाटर गवर्नेंस इज ऑल अबाउट योर सर्वाइवल। आपके पास इस वक्त रोज-कोई का पोटेंशियल है, 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जाया हो जाता है कि जो पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों की बात हो रही है। सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है, वो पानी हम मैनेज नहीं करते। और आपके वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड में, जिसपे सूबों की अक्सर लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म का जिक्र ही नहीं है कि आप पानी चोरी, आप बयाना, प्राइसिंग, इस पे कैसे बात करते हैं। तो आपको वो अकॉर्ड रिवाइज करने की जरूरत है, आपको वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है, और वाटर बेसिकली हमें वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत इंटेव हमें पॉइंट्स बताए। यकीनन हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इस बार मॉनसून को सीरियस लेगी और ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस पे प्लानिंग भी होगी और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो मज़ालिम गज़ा में इसराइल ढा रहा है वो क्या है, और इसके साथ साथ जो कतर पे उसने अटैक किया उसके बाद की क्या सिचुएशन है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कतर पर इसराइली हमले के बाद जो खलीजी रहनुमा हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें लगता था कि वो अमरीकी छतरी तले हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा और वो महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी सिलसिले में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मसूद रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। IR एक्सपर्ट हैं ये, और ब्रिगेडियर हारिस साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इसके बाद कोई सूदमंद नतीजा निकलेगा या सिर्फ ये महज तकरीरी मेला बन के रह जाएगा? देखें जवेरिया, बात यह है कि ये एक 2 and 2.5 वाली कॉन्फ्रेंस है। दे मस्ट अंडरस्टैंड, बहुत अरब लीग की कॉन्फ्रेंस हो गई, GCC की हो गई, OIC की हो गई, लेकिन आज अगर कोई एक कॉन्क्रीट फैसला नहीं करते तो इट विल बी रियली a very very bad day for the Islamic world and particularly for the Arab world के लिए। वजह ये है कि आपने आज फैसला करना है कि क्या इस पे आपने खामोश रहना। खामोश तो आपको देखें, you can't go for military action. Let's be very unfair and it should be very clear to everyone. लेकिन उसके बाद जो आपके पास peaceful means, lawful means है, that you must use. और उस पे खुल के आना चाहिए। आई थिंक कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी खुल के बात की है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत डिटेल में बात की है, यहाँ तक है कि इस्लामी इत्तेहाद होना चाहिए और इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। सब बातें ठीक है, लेकिन अमली मुजाहरा क्या होना चाहिए? करारदाद के अंदर सबसे पहले बात होनी चाहिए कि जी इमीडिएटली अनकंडीशनल सीज फायर, अनकंडीशनल सीज फायर एंड नो मोर जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस। नंबर 2 बात यहाँ पर ये होनी चाहिए कि इसके बाद आप कहें जी कि इसके इलाज ये है
कि अरब वर्ल्ड और इस्लाम खास तौर पर वर्ल्ड ये कि डिसाइड कर ले कि हमने इजराइल की कमर्शियल फ्लाइट्स हमारे अरब इलाकों से नहीं जाएंगी टिल द टाइम कमिटमेंट करता है इजराइल कि आइंदा के लिए कभी किसी अरब कंट्री में वो जारियत नहीं करेगा। सही। और वही जो सीजफायर की बात है दैट्स द पार्ट ऑफ इट। नंबर 3 जरूरी है बात करने की कि हम ट्रेड सैंक्शन कर रहे हैं, हम आपसे ट्रेड सैंक्शन बिजनेस नहीं करेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड जो है हम आज इसको टेम्परेरी सस्पेंड कर रहे हैं टिल द टाइम ये 4-5 कंडीशन नहीं मानी जाती हैं। अगर ये नहीं करते और कंडेमनेशन करते हैं, तशवीश का इजहार करते हैं, इसको इससे बेहतर है कि इसको बहरे अमर में समुद्र में फेंक दें और चुप करके नजरें नीचे करके ब्रिगेडियर साहब सिर्फ कंडेम करना काफी नहीं होगा बल्कि अमली इक़दामात भी लेने की जरूरत है। डॉक्टर शाह साहब, एक तरफ हम देखें मुस्लिम और अरब हुक्मरान कतर की हिमायत में दोहा में जमा है, तो दूसरी तरफ अमरीका एक तो इंतबाह कर रहा है इसराइल को कि कतर हमारा हिमायती है, दोबारा ऐसा नहीं करना, और दूसरा अगर हम बात करें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तो वो इसराइली दौरे पर है। क्या डबल स्टैंडर्ड है ये? डबल स्टैंडर्ड तो हर जगह पे है। डबल स्टैंडर्ड तो जवेरिया विद इन इस्लामिक वर्ल्ड भी है। ये जो बात आज कर रहे हैं कि हमें एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाना चाहिए और हमें एक ऐसा फोरम तश्कील दे देना चाहिए, ये बात तो जो है वो कदाफी ने की और फिर उसका जो है वो उसे भुगता आयरन रॉड्स के साथ। तो ये बात आज नहीं हो रही है। ये अरब वर्ल्ड जो है खास तौर पे और मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको भी साथ में शामिल कर लें तो इनके अंदर बहुत ज्यादा डिवाइड है और ये कभी भी इकट्ठे नहीं रहे। इनमें बहुत बड़ी डिवाइड तो है कि जो रिसोर्सफुल हैं मुस्लिम ममालिक और वो जो कि तरक्की पजीर हैं, तो और इनका एजेंडा कभी भी एक नहीं होता। जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स की हुई है और अब पहली दफा उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स करने के बाद जिनको ही आउटसोर्स की हुई है अगर वही इसको कॉम्प्रोमाइज कर देंगे और तो फिर क्या होगा, फिर इसका लाहे अमल क्या होगा। और फिर पाकिस्तान उस सिचुएशन में कि हमारे गल्फ कंट्रीज से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो डिप्लोमेटिकली भी और इवन काइनेटिकली भी हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। और नेतन्याहू ने कतर पे अटैक करने के बाद वो 3-4 दफा उसने पाकिस्तान का नाम भी ले लिया है, तो वो चीजें बहुत एक्सपैंड हो रही हैं। लेकिन ये तब तक ये बहुत दफा ऐसा हुआ है, ये सारे बैठते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की बातें होती हैं, बहुत कंडेमनेशन होती है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में देख ले, सिवाय पाकिस्तान के किसी ने भी नाम लेके आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कहा कि जो आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल को कि तुम जेनोसाइडर हो, तुम ऑप्रेसर हो, तुमने जो है वहां पे एक अपार्टाइड स्टेट बनाई हुई है और तुम्हारे पास कोई राइट ही नहीं है कि तुम किसी किस्म की जो है तुम एक सीरियल वायलेटर हो ह्यूमन राइट्स के और यूनाइटेड नेशन चार्टर के। किसी और ने नहीं कहा और जो उसका कम्युनिके आया मुश्तरका उसमें इसराइल का नाम भी नहीं था। और इवन जो कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बात की वो भी अरबिक में की और उनकी ट्रांसलेटर ने उतना उनको जस्टिफाई, उसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगा कि उतना पड़ा। वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, डॉक्टर साहिबा हम क्या बात करते हैं, एक तरफ वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा था और एक तरफ हम देख रहे थे कि किस तरह से तिजारती मुआहदे भी हो रहे थे। मसूद रजा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मसूद साहब, मुस्लिम दुनिया क्या वाकई अरब नेटो बना पाएगी? अपने मफादात को एक तरफ रखकर क्या मुत्तहिद हो पाएगी और कितना ज़रूरी है मुत्तहिद होना? जी, डॉक्टर शाजिया और ब्रिगेडियर साहब को सलाम मेरा। देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जो अरब ममालिक हैं वो अपनी बादशाहतें बचाने के लिए जो है उसके लिए परेशान है। आपको याद होगा पिछले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने कहा था सऊदी किंग के बारे में कि किंग अगर मैं तुम्हारे पीछे से हट जाऊं तो 10 मिनट तुम्हारी हुकूमत नहीं चल सकती। बड़ा उन्होंने बुरा मनाया था, बहरहाल फिर भी ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए। तो ये हकीकत है, अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो फिर इनके अंदर ही बादशाहत के लिए इतनी लड़ाइयां हैं कि ये अंदर ही एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, दूसरे से क्लाइंट पे लड़ना है। तो यही इनको खौफ है। फिर अपनी सिक्योरिटी इन्होंने आउटसोर्स की होगी। सिक्योरिटी कभी आउटसोर्स नहीं होती, और जब सिक्योरिटी आप आउटसोर्स करते हैं तो आपने अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है। कतर की सूरत हाल देखिए, ये लग रहा है कि आप जो अरब ममालिक हैं उनकी बादशाहतों का कंट्रोल उनके ऊपर है ही नहीं, कम से कम सिक्योरिटी हवालों से। तो जो कतर के साथ हुआ है ये सऊदी अरब के साथ भी हो सकता है, ये और ममालिक के साथ भी हो सकता है, ओमान के साथ भी हो सकता है, और जो गरीब ममालिक है उनको तो पूछते नहीं। देखिए, हमें इसराइल को इस वक्त देखना चाहिए कि इसराइल का मूड क्या है और हम बातें क्या कर रहे हैं।
जिस दिन हमला हुआ, नेतन्याहू ने तकरीर की कि जो लोग इन हमलों की मजम्मत कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। अमेरिका मजम्मत कर रहा था, कनाडा ने मजम्मत की, यूके ने मजम्मत की, यूरोपियन कंट्रीज ने मजम्मत की, तो इन सबको शर्म आनी चाहिए। और उसने कहा कि हम दोबारा ऐसे हमले करेंगे। तो वो इस मूड में है कि किसी भी तरीके से उसे फलस्तीन और फलस्तीनियों का सफाया करना है, उसे कोई फलस्तीनी रियासत नहीं चाहिए। और जब उसे कोई फलस्तीनी रियासत नहीं चाहिए, उसके बदले में वो 7 ममालिक पर हमला करता है 2 दिन के अंदर अंदर, और बताता है कि वो इस वक्त कितना बड़ा एग्रेसर है, और सारी दुनिया खामोश रहती है। तो इसका मतलब ये है कि हम नेतन्याहू की ये बात बड़ी मुज़िका खेज है कि तमाम ममालिक को शर्म आनी चाहिए जो कंडेम कर रहे हैं। शर्म सिर्फ इनको नहीं आनी चाहिए जो इंटेंशनली बच्चों को शहीद कर रहे हैं, बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ये बता रही है कि ये सब कुछ इंटेंशनली किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों का जो कत्लेआम हो रहा है। नाज़रीन, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा में जो इसराइली बर्बरियत है उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और इसमें उसको कोई भी नदामत नहीं है, बल्कि वो धड़ल्ले से ये काम कर रहा है। डॉक्टर शाज़िद साहिबा, इसराइली हमलों का अब हम देख रहे हैं कि जो निशाना बन रहे हैं वो ज़्यादातर मासूम बच्चे बन रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से और कुछ मुस्लिम ममालिक की तरफ से तजवीज़ ये दी गई है कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए, इसके साथ साथ एक ऑपरेशन मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाया जाए। आपको लगता है कि ये बातें अमली रूप धारेंगी या ये सिर्फ बातें ही रह पाएंगी, और हम जो फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत हो रहा है मुस्लिम ममालिक सब मिलकर क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? देखिए, ये बातें बहरहाल एक हकीकत है और इन पे अमल अगर कोई करना चाहे तो ये इसका नतीजा भी निकल सकता है, मगर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और वो हमें पूरी दुनिया में नजर नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ जो है उनका तो बेबी प्रोजेक्ट है इसराइल, तो उनमें पॉलिटिकल विल क्यों होगी? ग्लोबल साउथ जो है वो तमाशा देख रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तो बात ही ये कर रहे हैं कि हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, नया हमें सिविलाइजेशन का इनिशिएटिव चाहिए। सब कुछ जो है वो पुराना जो है वो रिडंडेंट हो गया है। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो है, हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नए चाहिए। तो रशिया और चाइना जो है ये अपनी मौत आप मरती हुई वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ग्लोबल नॉर्थ की यूनिपोलैरिटी और हेजेमनी को खत्म होते हुए ऑर्गेनिकली देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल हो तो मसले का हल तो हो जाएगा। अब बात ये है कि जो फलस्तीनी है उनकी कोई प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं। PLO जो है उसके लिए बाकायदा जो है वो उसमें ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि इसराइल जो है वो भी शामिल था, और प्लस जो है वो हमास को उसका काउंटर वेट करने के लिए क्रिएट किया गया। फिर वो डिफेक्ट करके, क्योंकि वो इंडिजिनस वहीं के बच्चे थे, नौजवान लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमारा अपना कॉज है। तो ये सारी चीजें अब कौन उनकी पॉलिटिकली उनकी आवाज कौन उठाएगा? महमूद अब्बास ने वीजा की बात की है सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए, तो उनको वीजा नहीं मिला, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि मैं वहां जाकर इन बड़े ममालिक से पीस फोर्सेस की बात जो है वो करूं। तो उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। हमास जिसको आप पॉलिटिकल फोर्स नहीं, आप उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कतर जैसी न्यूट्रल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, ईरान का स्टांस ये है कि अमली इकदाम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि लफाजी से सिर्फ कंडेम करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, कतरी वजीर आजम कह रहे हैं कि सबको मिलकर जवाब देना होगा। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल ईरानी प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, ईरानी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी दैट लिप सर्विस इज गॉन, ये कंडेमनेशन इज गॉन। नाउ यू नीड फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर करारदाद जो आप पेश करते हैं। उसके लिए मैंने बात की थी, एटलीस्ट मेक अ पिंच टू इजराइल, और वो उसकी इकोनॉमिकली उसको पिंच करें, उसकी कमर्शियल फ्लाइट्स को रोकें, उससे ट्रेड करना बंद करें, और साथ ही साथ आप कम से कम 7 कंडीशन लगाएंगे। ये 7 हम चाहते हैं कि इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, नो फ्लाई जोन इन गाजा, ये यूनाइटेड नेशन को रिकमेंड करें, और उसके साथ नो जेनोसाइड, नो ग्राउंड ट्रूप्स शुड बी देयर, और फूड सप्लाई को जारी करें। दैट इज व्हाट इज टू बी डन। अरब वर्ल्ड की कितनी बड़ी ये इनकी अपनी कितनी ज्यादती है कि जो जुल्म गाजा में हो रहा है, उनको भूखा मारा जा रहा है, दे वर ऑल क्वाइट, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अब कम से कम अब एक अल्लाह ने को मौका दे दिया। तो रुकावट कहाँ पे है? डर किस चीज का? अगर कतर को हिट कर सकता है इसराइल, जो कि बहुत बड़ा एलाय है अमेरिका का, तो फिर दूसरे ममालिक को भी कुछ ना करके भी वो हिट कर सकता है, और उसने ये धमकी दी है। देखिए, जवेरिया बात ये है, हर जगह पर तो अमेरिका के ट्रूप्स
अमेरिका के बेसिस, नेवल बेसिस, एयर बेसिस, एवरीवेयर दे आर देयर। इराक की बात कर लें, आप सऊदी अरब की बात करें, कतर, बहरीन, कुवैत, एवरीवेयर दे आर देयर। और आउटसोर्स अपने करनी थी तो मुसलमान जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर थी उनको करते। आप वो तो आप टोटली अपने जब मर्जी चाहे वो आप कब्जा कर सकते हैं। सेकंड एक इम्पोर्टेंट बात ये कि उन्होंने एक तलवार लटकाई हुई है। आज आप उनको डिफाई करें, कल वो मुजाहिरे शुरू हो जाएंगे, डेमोक्रेसी की स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी और पैसा आपका साफ फ्रीज हो जाएगा जो अमेरिका में पड़ा हुआ है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब, कतरी वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि तमाम जो अरब ममालिक हैं उन्हें मिलकर जवाब देना होगा इसराइल को। आपको लगता है कि कतर को सिर्फ कंडेम नहीं करना चाहिए था, कतर को खुद भी कुछ करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। आज वो कह रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा प्रपोज करना चाहिए था उसको। मसूद साहब जी, तो उस जी तो जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त भी उसके एयर बेसिस पर 25 रफाल खड़े हुए थे। उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास सारा इक्विपमेंट मौजूद है, एक 5 स्टार आर्मी उसके पास मौजूद है। लेकिन वो 5 स्टार आर्मी किसी काम की नहीं है जब तक उसे इस्तेमाल करने वाले लोग ही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन ममालिक ने कभी इस पर इन्वेस्ट किया नहीं है। ये असलाह खरीदते हैं अमेरिका को ब्राइब करने के लिए, ये आलमी कुव्वतों को ब्राइब करके अपनी बादशाहतें बचाते रहे। और अब अगर खतरा है ना किसी को जहां से इसराइल को रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो ईरान है या पाकिस्तान है। बीच में आप जितने भी ममालिक देखेंगे आपको नजर आएगा कि सब कुछ, तो वहां पर तो मुझे कोई दमखम नजर नहीं आता। ये सब मिल भी जाए तब भी क्या कर लेंगे। अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी उनके पास है। या तो पहले आप जाके चाइना से हाथ मिलाइए और फिर कोई ऐसा मंसूबा बनाइए। बिल्कुल बेटे साहब ठीक कह रहे हैं, फ्लाइट्स बंद कर दें, दूसरी तरह के बाइकआउट। बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको अवेल किया जाता है, लेकिन बात वही है ना, विल की है और प्रायोरिटी की बात है। मुस्लिम दुनिया को इस वक्त अपनी जाती मफादात और सियासी मफाद को भुलाकर एक पेज पे आना चाहिए, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। क्योंकि इसराइल ने पूरी मुस्लिम ममालिक को, ये पूरी अरब कंट्री को ये पैगाम दे दिया है कि अगर कतर को वो हिट कर सकते हैं तो वो किसी भी वक्त किसी भी दूसरे मुस्लिम मुल्क को हिट कर सकता है। तो इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अलाने के बाद।